Hello, good morning, students. Let us start with lesson number 24. And today we are attending to chapter number 2, whose name is, as you know, electrostatic potential and capacitance. इसमें हम लोग 4 एग्जाम्पल्स करेंगे एनसीईआरटी के, तो उससे जो सब्जेक्ट मैटर है वो भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा. बिफोर वी स्टार्ट विद दोज क्वेश्चंस, जो बातें ऑलरेडी हमें पता हैं उसको मैं एक बार रिवाइज करवा दूं. देखिए, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज का फॉर्मूला होता है k मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज विद प्रॉपर साइन डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड दैट पॉइंट. इसका मीनिंग ये हुआ कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल होगा और नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल होगा. अगर हम किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाते हैं तो नेचुरली कुछ वर्क डन होता है. तो स्टूडेंट्स याद कर लें कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये है फाइनल वोल्टेज माइनस द इनिशियल वोल्टेज. एक फार्मूला आपने देखा था जो कि कनेक्ट करता है इलेक्ट्रिकल फील्ड को और वोल्टेज को. वो फार्मूला था कि V इज इक्वल टू E मल्टीप्लाइड बाय D. देन वी हैड लर्नड टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस. तो हम जानते हैं कि इंटरैक्शन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बिटवीन टू चार्जेस उसको लिखते हैं K मल्टीप्लाइड बाय the first charge with proper sign, the second charge with proper sign, divided by the separation distance between the two charges. लेकिन अगर ये चार्जेस किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखे हैं तो जो टोटल एनर्जी होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंटरैक्शन ऑफ द चार्जेस plus the potential energy because they are placed in electrical field. तो पहले चार्ज की होगी Q1 मल्टीप्लाइड बाई V1 और दूसरे चार्ज की एनर्जी होगी Q2 मल्टीप्लाइड बाई V2. तो ये फॉर्मूला बड़ा इम्पॉर्टेंट था. अब हमने लास्ट में ये देखा था कि अगर हमारे पास दो चार्ज कैपेसिटर्स हैं, मान लिया एक C1 है एट ए वोल्टेज V1, दूसरा है C2 एट ए वोल्टेज V2. अगर हम एक कैपेसिटर को दूसरे के अक्रॉस लगा देते हैं तो हमने देखा था कि देयर इज ए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और उस प्रोसेस में देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी. मे आई रिमाइंड यू कि जो लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला था वो था 1/2 C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर. आई एम रिपीटिंग अगेन, लॉस ऑफ एनर्जी क्या था? 1/2 C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाई V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर. Let us now begin with the questions. चलिए, let's start with NCERT example 2.1. तो let me read the question. Calculate the potential at a point P due to a charge of 4 into 10 raised to minus 7 coulomb located 9 centimeter away. तो स्टूडेंट्स, इसको हमने डायग्राम के फॉर्म में दिखाया है. यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वैल्यू है 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 कूलम. हमें पोटेंशियल निकालना है एट ए पॉइंट P जो कि 9 सेंटीमीटर की दूरी पे है, विच इज़ 0.09 मीटर अवे फ्रॉम द चार्ज. The formula for potential is
K multiplied by the charge with proper sign divided by the separation distance between the charge and the point. So let me now put the values. K multiplied by कैसा charge plus 4 into 10 raised to minus 7 divided by the separation distance, वो कितना है 0.09. This can be calculated और ये वैल्यू आ जाएगी 4 into 10 raised to 4 volt. Now let us begin with part B. He says, hence obtain the work done in bringing the charge, this charge 2 into 10 raised to minus 9 coulomb from infinity to the point P. Students, हमें याद है कि जो वर्क डन होता है in moving a charge from one point to another, उसका फॉर्मूला होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस को लिखते हैं फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल वोल्टेज. तो ये चार्ज कहाँ से आ रहा है? इन्फिनिटी से आ रहा है टू द पॉइंट P. तो फाइनली ये कहाँ पे आ गया? टू द पॉइंट P. इनिशियली कहाँ था? इन्फिनिटी पे. एंड हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी विल बी ज़ीरो. तो ये हो गया सिंपली Q नॉट इंटू वी पी. तो Q नॉट की वैल्यू हमने यहाँ से देख के लिखी 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 9, एंड ये जो वोल्टेज थी पोटेंशियल था वो वहाँ से देख के लिखा, मल्टीप्लाई कर दिया और ये आ गया 8 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 जूल. अब स्टूडेंट्स, इसमें एक पॉइंट आपसे डिस्कस करना है, वो ये है कि जो वर्क डन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो पाथ डिपेंडेंट नहीं है. मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को ले जाने के लिए आप सीधा भी जा सकते हैं, आप घूम के भी जा सकते हैं, आप कैसे भी जा सकते हैं, आप कितने भी तरीके से जाइए, वर्क डन विल रिमेन द सेम. That is what is meant by the last line, कि work done in moving a charge from one point to another does not depend upon the path that we take. Let me start now with example number 2.5, जो कि बहुत ज़्यादा important है. Let me read it first. Determine the electrostatic potential energy of a system consisting of two charges 7 microcoulomb and minus 2 microcoulomb, and with no external field placed at a point minus 9 centimeter comma 0 comma 0 and plus 9 centimeter comma 0 comma 0 respectively. देखिए, जो इस ए पार्ट में कहा गया है उसको डायग्राम के फॉर्म में आपको दिखाया है. ये एक्स एक्सिस मान लें, ये ओरिजिन है, यहाँ पे एक पॉइंट, एक चार्ज है, पहला चार्ज है पॉजिटिव 7 माइक्रोकूलम, 7 इंटू 10 रेज टू माइनस 6, उसके कोऑर्डिनेट थे माइनस 9 सेंटीमीटर कॉमा 0, तो मतलब वो 9 सेंटीमीटर की दूरी पे है फ्रॉम द ओरिजिन. इसी तरीके से वो जो नेगेटिव चार्ज है दूसरे वाला, वो उसके कोऑर्डिनेट ये हैं, इसका मतलब ये डिस्टेंस भी 9 है. मीनिंग ये हुआ कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है और सेपरेशन डिस्टेंस दिया हुआ है. तो जो फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का ड्यू टू द इंटरैक्शन बिटवीन द चार्जेस का, उसका फार्मूला मैं गा के सुना रहा हूँ. K मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट चार्ज विद प्रॉपर साइन इंटू द सेकेंड चार्ज विद प्रॉपर साइन डिवाइडेड बाय द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द टू. तो K की वैल्यू लिखी 9 इंटू 10 रेज टू 9. पहला चार्ज है जी प्लस 7 इंटू 10 रेज टू माइनस 6, दूसरा चार्ज है जी माइनस 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 6, और इनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस हो गया 9 प्लस 9, सो 0.18 मीटर. इसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं और ये वैल्यू आ गई माइनस 0.7 जूल. दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू चार्जेस.
Second part, he says, how much work is required to separate the two charges infinitely away from each other. ये स्टूडेंट्स हमने लर्न किया है कि जो वर्क डन होता है टू एसोसिएट और टू असेंबल द चार्जेस, वो होता है प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और जो वर्क डन होता है टू डिसोसिएट द चार्जेस, उसका फॉर्मूला होता माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो वर्क डन टू सेपरेट और डिसोसिएट द चार्जेस विल बी माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड द आंसर विल बी 0.7 जूल। तो अभी तक हमने पार्ट ए और पार्ट बी कर लिया। अब लेट अस बिगिन विद पार्ट सी। ही सेज, सपोज दैट the same system of charges is now placed in an external electrical field, जिसकी वैल्यू लिखी है E is equal to A into 1/r², जहां पे A एक कांस्टेंट है। He says, what would be the electrostatic energy of the system? May I just tell you कि अभी तक जो पार्ट ए में था वो था कि एनर्जी ऑफ द चार्जेस ड्यू टू इंटरैक्शन बिटवीन ईच अदर। अब इसमें इसने हमसे पूछा है कि व्हाट विल बी देयर पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज दे आर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड। सो वो यहां पे आप देखें, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फील्ड इज पोटेंशियल एनर्जी पहले चार्ज की प्लस पोटेंशियल एनर्जी सेकेंड चार्ज की। पोटेंशियल एनर्जी होता चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द वोल्टेज प्लस चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द वोल्टेज। अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो प्लस लिखा जाएगा, नेगेटिव होगा तो माइनस लिखा जाएगा। अब हम जानते हैं कि जो वोल्टेज होता है it is related with electrical field by that formula V is equal to E multiplied by D। तो E1 into R हो गया और V2 हो गया E into R, E2 into R। ये एक R यहाँ कैंसिल होगा और यहाँ से हम देखिए A डिवाइडेड बाई R बाहर निकाल लेंगे और Q1 माइनस Q2 लिखेंगे और ये वैल्यू Q1 की है, ये वैल्यू Q2 की है और ये आंसर आ जाएगा 50 जूल। तो अगर सिर्फ ये पूछा जाए कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सेम टू चार्जेस ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फील्ड, द आंसर इज 50 जूल। लेकिन अगर पूछा जाए कि भाई टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो हम कहेंगे टोटल पोटेंशियल एनर्जी विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंटरैक्शन प्लस द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो इन दोनों वैल्यूज को हम So let's start with example number 2.7। ये सारे क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग हैं। पहला क्वेश्चन है, ए कोम रन थ्रू वंस ड्राई हेयर अट्रैक्ट्स स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर Y, and then he says what happens if the hair is wet और इफ इट इज ए रेनी डे। तो स्टूडेंट्स, ये आपने सुना था कि जब हम एक प्लास्टिक के स्केल को या एक प्लास्टिक के कोम को रब करते हैं थ्रू वंस हेयर, तो उसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से वो जो कोम है वो इलेक्ट्रीफाई हो जाता है, चार्ज हो जाता है। और जब इस चार्ज कोम को हम स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर के पास लाते हैं तो इट अट्रैक्ट्स देम। तो व्हाट इज द कॉज व्हाई द कोम इज एबल टू अट्रैक्ट बिट्स ऑफ पेपर? तो जो मेन आंसर है वो ये है कि द कोम गेट्स इलेक्ट्रीफाइड ड्यू टू फ्रिक्शन। तो क्योंकि कोम इलेक्ट्रीफाई हो जाता है, इस वजह से इट इज एबल टू अट्रैक्ट बिट्स ऑफ पेपर।
सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था व्हाट हैपन्स इफ द हेयर इज वेट और इफ इट इज अ रेनी डे। देखिए, अगर हेयर्स आपके वेट हैं एंड यू आर मूविंग द कोम थ्रू योर हेयर्स, तो देयर इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बहुत कम होगी। और फिर जो एक्सटेंट है ऑफ द कोम गेटिंग इलेक्ट्रीफाइड वो बहुत कम होगा, इतना कम हो सकता है कि इट में फेल टू अट्रैक्ट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर। तीसरी बात, अगर इफ इट इज ए रेनी डे तो नेचुरली एयर मॉइस्ट हो जाती है, और जो मॉइस्ट एयर होती है वो कंडक्टिंग हो जाती है, और जो थोड़ा बहुत चार्ज कोम पे आता है ड्यू टू इलेक्ट्रिफिकेशन वो लीक अवे हो जाता है इन द एयर। इसलिए हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक्सपेरिमेंट्स हैं दे डू नॉट परफॉर्म वेल ऑन ए रेनी डे और इफ देयर इज लॉट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। तो इसमें स्टूडेंट्स तीन बातें थी। कोम को जब रब करते हैं अगेंस्ट द हेयर्स तो क्यों अट्रैक्ट करता है स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, ड्यू टू बिकॉज इट गेट्स इलेक्ट्रीफाइड। वेट हेयर्स में रिड्यूस फ्रिक्शन की वजह से बहुत कम वो चार्ज हो पाता है, सो इट में फेल टू अट्रैक्ट बिट्स ऑफ पेपर। तीसरी चीज, रेनी डे अगर है तो उसमें एयर ज्यादा मॉइस्ट हो जाती है और जो चार्जेस हैं ऑन द कोम वो सिंपली लीक हो जाते हैं इनटू द एयर। बी पार्ट, ordinary rubber is an insulator, but special rubber tires of aircraft are made slightly conducting. Why is this necessary? मेन बात वही है कि जो रबर टायर्स हैं ड्यू टू फ्रिक्शन दे गेट इलेक्ट्रीफाइड, और उस इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो सकती है ऑन द टायर्स विच कैन प्रूव फैटल टू द एरोप्लेन। इसीलिए जो टायर्स होते हैं ऑफ द एरोप्लेन्स, उन टायर्स के को बनाते वक्त स्लाइटली कोई कंडक्टिंग चीज डाल देते हैं, कोई ऐसे कंपाउंड्स डाल देते हैं जिससे कि वो कंडक्टिंग हो जाए। किस लिए? ताकि अगर वो टायर इलेक्ट्रीफाई हो भी जाए, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बन भी जाए, तो इट में गेट ग्राउंडेड एंड इट में नॉट कॉज एनी हार्म। तो सिंपल आंसर है कि जो टायर है वो इलेक्ट्रीफाई हो जाता है, उस पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है और वो कंडक्टिंग मटेरियल के डालने से इट गेट्स ग्राउंडेड। सी पार्ट, व्हीकल्स कैरिंग inflammable materials usually have metallic ropes touching the ground during motion. Why? आंसर बिल्कुल वही है कि जो ऐसे व्हीकल्स हैं जो इन्फ्लेमेबल मटेरियल्स लेके जा रहे हैं, when they move तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है, और उस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से स्पार्किंग हो सकती है एंड इट कैन कॉज डेडली फायर। तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सच इवेंट्स मेटल की चेन्स लगा दी जाती हैं टचिंग द ग्राउंड, ताकि वो जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है may get grounded to the earth through those metal chains. D part, a bird perches on a bare high power line and nothing happens to the bird. A man standing on the ground touches the same line and gets a fatal shock. Why? देखिए, जब भी शॉक लगता है तो वो इसलिए लगता है बिकॉज देयर इज सम सॉर्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। जब भी कोई पोटेंशियल डिफरेंस होता है तभी चार्जेस फ्लो करते हैं एक जगह से दूसरी जगह एंड दे कॉज डैमेज। अब यहां पे हमने एक हाई पावर लाइन दिखाई है और उस पे एक बर्ड दिखाई है पर्चिंग ऑन इट, सिटिंग ऑन इट।
अब क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत कम है तो यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होगा एंड इट कैन बी टेकन एज जीरो। इस वजह से बर्ड को कोई शॉक नहीं लगता। तो वो बातें कि भाई वो जो है, जो बर्ड है उसके फीट इंसुलेटर हैं, ये हैं वो हैं, वो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन जो मेन चीज है वो ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस ना होने की वजह से चार्ज नहीं फ्लो कर सकता। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर उसी हाई पावर लाइन को एक पर्सन टचिंग द ग्राउंड अगर टच करता है तो उसको शॉक क्यों लगता है? देखिए, अगर वो कोई ऐसे शूज पहने हुए विच आर इंसुलेटर्स तो फिर यहां पे चार्ज मूव नहीं कर सकता, तो ये कभी करके देखना भी नहीं चाहिए। तो वी आर डिस्कसिंग कि इस केस में शॉक क्यों लगता है। अगर बेयर फीट हैं तो नेचुरली, क्योंकि यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है, तो चार्जेस फ्लो करते हैं फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल एंड दैट्स व्हाई द पर्सन गेट्स ए शॉक। तो जस्ट टू सम अप, बर्ड को शॉक क्यों नहीं लगता? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बहुत कम है। यहां पे शॉक क्यों लगता है? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा है। Now we are doing the other question, example number 2.10. He says a 900 picofarad capacitor is charged by a 100 volt battery. How much electrostatic energy is stored by the capacitor? स्टूडेंट्स अब सब जानते हैं कि एनर्जी का फॉर्मूला होता 1/2 CV²। सी की वैल्यू लगा दी। ये जो सी था देखिए ये पिको फेरेड में था, पिको 10⁻⁻12 होता और ये 100⁻² हो गया एंड इनिशियल एनर्जी इतनी आ गई। ही सेज एक और कैपेसिटर है, आइडेंटिकल कैपेसिटर है, C2 है, जिसकी वैल्यू ये है, लेकिन वो अनचार्ज है। अब मैं वो बी पार्ट पढ़ रहा हूं विच इज कनेक्टेड विद दिस। द कैपेसिटर, ये वाला जो चार्ज कैपेसिटर था, इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड इज कनेक्टेड अक्रॉस another 900 picofarad capacitor. What is the electrostatic energy stored by the system? स्टूडेंट्स, ये एक थियरी का क्वेश्चन है कि अगर हम एक चार्ज कैपेसिटर को किसी दूसरे कैपेसिटर के क्रॉस लगाते हैं तो देर इज ऑलवेज ए लॉस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो इसमें स्टाइल बड़ा सिंपल है। हमें देखिए ओरिजिनल इनिशियल एनर्जी का पता है। अगर हम ये निकाल लें कि कितनी एनर्जी लॉस हो गई तो हमको ये पता चल जाएगा कि फाइनल एनर्जी कितनी है। लॉस इन एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यूज मैंने इसमें डाल दी हैं, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं और लॉस इन एनर्जी आ जाएगा 2.25 इंटू 10⁻⁻6 जूल। अब क्वेश्चन ये था कि फाइनल एनर्जी कितनी है। इतनी तो इनिशियल एनर्जी थी और इतना नुकसान हो गया, तो फाइनल एनर्जी कैन बी कंप्यूटेड। ये जो एनर्जी का लॉस होता है इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड एनर्जी। तो ये स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी के, इनको अच्छे से आप कर लें। थैंक यू।